नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। दोस्तों, आईपीसी और अगर बात करें नए लॉ की तो बीएनएस, दोनों को हम कंपेयर करके समझ रहे हैं। तो बीएनएस की सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 तक ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। उससे आगे की जो सेक्शंस हैं उसको आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम सेक्शन 3 का सबसेक्शन 3 एंड 4 को कवर करेंगे और साथ ही इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? ओड लॉ के साथ कंपेयर करेंगे। आज की दोस्त एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आज की सेक्शन जो है ना उसमें जो 3 का सबसेक्शन 3 है उससे तो प्री के लिए क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, पर सेक्शन 3 का सबसेक्शन 4 है, इससे क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक। तो आज की जो सेक्शन है, मैं अगर ये कहूं कि एग्जाम्स के परिप्रेक्ष्य की अपेक्षा अगर देखें तो कॉन्सेप्ट की परिप्रेक्ष्य से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसके अंदर बहुत बड़ा बताया गया, पर जनरली आप पढ़ के इसको स्किप कर देते हैं, पर वाकई इसमें बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। तो बगैर किसी देरी के, हमारा शुरू से यही रहता है कि टाइम खराब ना किया जाए, बगैर किसी देरी के आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो पहली चीज तो वही है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 जो आईपीसी में सेक्शन 27 हुआ करती थी। अब ये कहती क्या है, मैं आपको ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ने से पहले थोड़ी सी रूपरेखा बना देता हूं ताकि आपके लिए एक इजी सा रहे। है क्या इसमें? ये सिर्फ वो बात करती है कि सेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। मैं आपको बताऊं तो जरूरत इसलिए पड़ी, मान के चलो कि कोई व्यक्ति है, कोई चीज चोरी करके ले आए या किसी उस और तरीके से ले आए, और बात ये जाए कि भैया वो किसके कब्जे में है। तो कोई व्यक्ति ले लाकर आता है और अपने उसके ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन की अगर बात करूं ना, तो उसकी ओर से वो किसी और के पास रख देता है। तो ये वाली बात है कि फिर वो कब्जा किसका माना जाएगा उसमें। तो ये चीज करने की जरूरत बहुत थी, क्योंकि नहीं करते तो प्रॉब्लम थी। कि मान के चलो, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, एक कोई चोर है और कोई फोन चोरी करके ले आता है। अब फोन चोरी करके वो अपनी वाइफ को घर पे दे देता, वाइफ को तो पता भी नहीं है कि फोन चोरी का है या किस चीज का है, और वो वाइफ को दे के कह देता है कि इसको रख लो। पत्नी है, पति की बात मानना उसका धर्म है, उसने वो फोन रख दिया, अपने पास रख लिया। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, पता चल गया कहां पे है, पुलिस ने ट्रेस कर लिया और पत्नी से रिकवर हो गया। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो फोन रिकवर हुआ है, अब अगर हस्बैंड ये कहे कि नहीं जी, ये तो चोरी तो हमने किया था, तो हमारी पोजीशन से तो मिला ही नहीं है, ये तो इनकी पोजीशन से मिला है, या इस जगह पे नौकर रख लो, नौकर की पोजीशन से बता दे। तो चूंकि वो जो नौकर है या जो वो पत्नी है, न तो उसे नॉलेज थी और ना ही रीजन टू बिलीव था कि ये चोरी का है। तो ऐसी सिचुएशन में पोजीशन किसकी होगी, रिकवरी किससे मानी जाएगी? तो रिकवरी उसी व्यक्ति से मानी जाएगी जिस व्यक्ति ने ऐसा फोन रखने के लिए कहा था। सिर्फ इतनी सी बात ये सेक्शन समझाती है, और इससे क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आ जाते हैं। कहां से आते हैं क्वेश्चंस वो मैं बता दूंगा। तो वेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो जब कोई प्रॉपर्टी कब्जे में हो, किसके? स्पाउस के, क्लर्क और सर्वेंट, ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, ये चीज जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज इन द दैट
पोजीशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता। सिंपल सी बात है, जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति की ओर से ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति की ओर से उसके पति पत्नी, लिपिक, क्लर्क या सेवक के कब्जे में हो, तब इस संहिता के अर्थ में, इस संहिता के मतलब क्यों लिखा है, मीनिंग ऑफ दिस संहिता। ऑफ दिस संहिता मतलब ये, ऑफ दिस संहिता मतलब BNS, ठीक है, के अर्थ में वह संपत्ति उस व्यक्ति के ही कब्जे में मानी जाएगी। ठीक है, इसका एक एक्सप्लेनेशन है, अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पोरली और on a particular occasion in the capacity of a clerk or servant is a clerk or servant within the meaning of this subsection। subsection मतलब ऊपर। तो ये कह रहे हैं, एक्सप्लेनेशन इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया और उसमें बता दिया कि स्पष्टीकरण देके कि मान के चलो ये जो व्यक्ति है, जो मैंने अभी बताया था ऊपर आपको स्टोरी, ठीक है, चलो पहले आपको एक स्टोरी अच्छे से समझा देते हैं। वैसे तो समझा दिए मैंने ब्रीफ से पहले ही कि ए व्यक्ति है। अब इसके कहने से इसकी कोई ये सी नाम की प्रॉपर्टी अगर ये कोई बी के पास रखी गई है तो किसके कब्जे में मानी जाएगी, तो ए के ही कब्जे में मानी जाएगी। अब ये जो सी प्रॉपर्टी है जो बी के पास रखी गई, अब ये बी इनका क्या हो गया, अगर पत्नी ने पति को दिया है या पति ने पत्नी को दिया है तो स्पाउस वाली बात आ गई। मान के चलो ये ए का बी क्लर्क है तो सर्वेंट है, तो पर ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन होना चाहिए इसके कहने से। आपको आई समझ में बात, इसकी ओर से दिया करा गया हो तब। तो बात पोजीशन की बात होगी तो इस संहिता के अंतर्गत पोजीशन किसकी होगी, उसी पर्सन की होगी जिसने ऐसा कहा है, ऐसा रखने के लिए कहा है ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, तो ये ए व्यक्ति है। अब इसी चीज स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं और आपको समझाते हैं ऐसे, जो इसका एक्सप्लेनेशन है, स्पष्टीकरण है, वो ये कह रहा है कि मान के चलो ये जो वी है ये इनका क्लर्क है। अब ये वी जो है इसको सेम डे ही एम्प्लॉय कराया, टेम्परेरी करा, अभी परमानेंट नहीं करा, मतलब आज सुबह ये आया था और ए ने कोई चीज इसको दे दी। अब अगर बात पोजीशन की हो तो किसकी होगी, तब भी ए की मानी जाएगी, बेशक ये टेम्परेरी भर्ती करा है। वहीं पे मान के चलो कि ये इनके यहाँ पे कोई बर्थडे पार्टी थी या कुछ और ओकेजन्स था, ठीक है। अब उस ओकेजन्स पे ये क्या करा, इन्होंने उस टाइम पे ये मान के चलो सी नाम की कोई प्रॉपर्टी थी वो इनको दे दी। वेटर हो सकता है आपके ओकेजन में कोई, तो जो ऐसी सिचुएशन में भी आप ये कह के नहीं बच सकते कि ये मेरी पोजीशन में नहीं है तो किसी और की पोजीशन में मिला है, क्योंकि ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन है, मतलब उसकी ओर से ऐसा रखने के लिए कहा गया था। तो पोजीशन की बात अगर आएगी तो पोजीशन किसकी होगी, उसी व्यक्ति की होगी। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि इसको बुलाना क्यों पड़ा कॉन्सेप्ट के लिए, तो इसको पीछे लाने का जो रीजन था वो यही था, ताकि अगर कोई ऑफेंस करता है, मान लो थेफ्ट का ऑफेंस करता है और रिकवरी से बचने के लिए वो क्या करेगा, ऐसे किसी को दे देगा, तो अब उसकी नॉलेज में नहीं है, रीजन टू बिलीव नहीं है, तो रिकवरी का केस आप उसके ऊपर भी नहीं बना सकते। ये जो बी व्यक्ति है, मान के चलो ए का क्लर्क है बी, अब ए ने सी प्रॉपर्टी है कोई और बी को दे दी। अब बी जो ये क्लर्क है ना, तो इसको नॉलेज है कि ये कोई चीज चोरी की है, ना उसको ऐसा रीजन टू बिलीव है कि चोरी का है। उसके लिए तो ये कि मालिक ने दिया रखने के लिए, कोई काम का ही होगा। पर ये नहीं पता है कि जो ए साहब मालिक है ये कहीं से चोरी करके लाए हैं इसको, या कोई फोर्जरी करके लाए हैं या कुछ और करके लाए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पोजीशन क्लियर हो, इसलिए ये चीज सेक्शन लाई गई। तो अब मैं इसी को थोड़ा सा और करता हूं। वहीं पे अगर मान के चलो ये जो बी व्यक्ति है इसको नॉलेज हो कि ये चोरी का है और रीजन टू बिलीव है ये चोरी का है, अब ए ने दे दिया बी को और कह दिया कि ये
कुछ दिन के बाद यूज कर लेना, मान लो फोन ही है, बोला कुछ दिन के बाद यूज कर लेना। अब बी है, बी को पता है ये चोरी का है, सब कुछ है, और उसके बाद वो उसे नॉलेज है और वो रीजन टू बिलीव भी है, वो इसे यूज करने लगते हैं। ट्रेस हो जाता है, पुलिस आती है तो जो ए व्यक्ति हैं इनको तो पकड़ती है 379 में, साथ ही साथ रिकवरी में ये जो बी हमारे क्लर्क महोदय हैं इनको भी उठा लेती है और 411 इनके ऊपर बना देती है, क्योंकि इनके पास नॉलेज भी थी और रीजन टू बिलीव भी थी। यही रीजन और रीजन टू बिलीव, और अगर नॉलेज नहीं है बी को तो पोजीशन की बात आएगी। तो बी से मिला ये जो फोन है, इसकी पोजीशन किससे दिखाई जाएगी, रिकवरी ए से दिखाई जाएगी, यानी जो ए व्यक्ति है इसी के ऊपर चोरी का अपराध आएगा और इसी के ऊपर रिकवरी का भी सेक्शन आएगा, यानी 379 411 किसके ऊपर आ जाएगी, ए के ऊपर आ जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे। आई होप, इससे ज्यादा और इसमें कुछ है नहीं। हिंदी मैं जो देता आ रहा हूं वो हिंदी आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं इसे ट्रांसलेट कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारी जो सेक्शन है, सेक्शन 3 का सबसेक्शन 4 है, जो आईपीसी के अंदर सेक्शन 32 हुआ करती थी। अब इससे पहले जो सेक्शन गई है ये, इसमें मैंने एक चीज बताना भूल गया कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, टेम्पररी ओकेजन्स, यहां से क्वेश्चन बना देता है, यहां से अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है और कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्सप्लेनेशंस हमेशा पढ़ने चाहिए, इंपॉर्टेंट होते, क्योंकि कोई चीज वो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ऊपर लिख ही दिया था, ठीक है। अब सेक्शन 3 सब सेक्शन 4, ये एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है पर कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक शब्द को समझेंगे। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता, ऑफ दिस संहिता मतलब ये संहिता, ये संहिता मतलब बीएनएस और आईपीसी। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता, एवरी पार्ट मतलब इस संहिता के जितने भी पार्ट है, प्रत्येक पार्ट में, एक्सेप्ट वेयर ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपियर फ्रॉम दी कॉन्टेस्ट, किस चीज को छोड़ देना है, जहां पे जो संदर्भ है, आशय है उसका, वो प्रतिकूल निकल के आ रहा है, कॉन्ट्ररी निकल के आ रहा है। वर्ड विच रिफर टू एक्ट डन एक्सटेंड आल्सो टू इलीगल ओमिशन। तो ये कह रहा है कि जहां जहां एक्ट वर्ड होगा उसमें इलीगल ओमिशन भी इंक्लूड होगा। देखो, किसी भी ऑफेंस को करने के लिए दो चीजें होती हैं, एक एक्ट होता है और एक ओमिशन होता है। तो एक्ट इंक्लूड ओमिशंस ऑलवेज। एक्ट मतलब मैंने आपको समझाया हुआ पहले अपने वीडियोस में, एक्ट मतलब करना, ओमिशन मतलब नहीं करना। अब किसी के आपने चाकू घोंप दिया, ये एक्ट है। वही आपको किसी को खाना खिलाने की आपकी ड्यूटी है और आप उसको खाना नहीं खिला रहे हो, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है, ये ओमिशन है। अब यहां पे वर्ड यूज है इलीगल ओमिशन। तो इलीगल ओमिशन का मतलब है जिसके लिए आप लीगली बाउंड हो, लीगली बाउंड टू डू, मतलब कि कोई कार्य करने के लिए आपको लीगली बाउंड किया गया है। लीगली बाउंड जैसे कि एक जेल सुपरिटेंडेंट की ये ड्यूटी है कि उसके जेल में जितने भी कैदी हैं उनको प्रॉपर टाइम पे खाना मिले, उनको प्रॉपर शेल्टर मिले। जो जो चीजें हैं वो नहीं मिलती, और मान के चलो इंटेंशनली ये जो जेल सुपरिटेंडेंट है इसके मन में ऐसी आ जाती है कि ये कैदी हैं, इनको मर जाने देते हैं, खाना देते ही नहीं है, अपने आप मर जाएंगे और इससे हमें क्या होगा। तो उसकी ड्यूटी थी इस काम को करने के लिए, वो लीगली बाउंड था और उसने ऐसा नहीं किया, जिसके रिजल्ट क्या निकले कि 10-15 दिन के बाद एक कैदी था उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में जो उसने एक्ट किया है, ये मर्डर किया है, और मर्डर कैसे किया है, इलीगल ओमिशन के द्वारा किया है। देखा जाए तो उसने कुछ नहीं किया है, उसने तो ये है कि सिर्फ खाना नहीं दिया है,
तो ऐसा नहीं है कि उसने कोई एक्ट किया हो, उसने इलीगल ओमिशन किया है। तो ये सेक्शन इतनी कह रही है कि इसके प्रत्येक पार्ट में जहां जहां वर्ड एक्ट यूज होगा उसके अंदर इलीगल ओमिशन इंक्लूड होगा। तो किसी सेक्शन में मान लो सिर्फ एक्ट लिखा है, ओमिशन नहीं लिखा है, तो वहां पे ओमिशन आप अपने आप से मान के चलेंगे कि यहाँ पे इलीगल ओमिशन की बात हो रही है। यानी वहां एक्ट से तो पनिश करना ही करना है, वहां इलीगल ओमिशन भी आप अपने आप से समझ लेंगे, क्योंकि आपको ऐसी पावर सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 ऑफ BNS दे रहा है और सेक्शन 32 ऑफ IPC दे रही है। नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक्सेप्ट वेयर या कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपेयर फ्रॉम दी कॉन्टेक्स्ट। ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये तो कह दिया है कि ये चीज समझी जाएगी, लेकिन एक एक्सेप्ट कर दिया। कई जगह आपने देखा होगा इसी जगह लिखा जाता है अनलेस दी कॉन्ट्ररी अपेयर फ्रॉम दी कॉन्टेक्स्ट। तो ये दोनों चीजें ऑथर सेम है लगभग। इसका मतलब ये है, मैं आपको बताऊं तो ये कह रहे हैं कि जहां मान के चलो कोई आप एक सेक्शन है, सेक्शन में एक्ट लिखा है, अब इन्होंने एक चीज तो बता दी कि एक्ट इंक्लूड ओमिशन, यहाँ पे बता दिया इलीगल ओमिशन भी वर्ड इसमें इंक्लूड है। अब वहां पे वो एक्ट है, उसका संदर्भ भी कुछ और निकल के, उसका आशय जो है वो कुछ और ही निकल के आ रहा है, तो वहां पे आप उसके आशय को समझेंगे, वहां पे इलीगल ओमिशन को इंक्लूड नहीं करेंगे उस एक्ट के अंतर्गत। ये इतनी बात समझाना चाह रहे हैं। आप देखेंगे कहीं लिखा है इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्ट्ररी अपेयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, डेफिनेशन दी है इन दिस संहिता लिखा हुआ है अनलेस द कॉन्ट्ररी अपेयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो उन्होंने ये लिख दिया कि अगर वो चीज प्रतिकूल निकल के नहीं आ रहा है संदर्भ से, जब तक तब तक आप इस डेफिनेशन का मतलब यही समझेंगे, इस चीज का मतलब यही समझेंगे। तो ये सेक्शन में भी जो ये कह रहे हैं कि जब तक प्रतिकूल नहीं निकल के आ रहा तब तक आप यही समझेंगे। अब प्रतिकूल क्या निकल के आए, मैं फॉर एग्जांपल आपके समझाऊं। जज की डेफिनेशन अगर ले ले हम, जज इंक्लूड बॉडी ऑफ जजेस होता है, पर कहीं पे पर्टिकुलर जो जज है और एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो वहां पे आप बॉडी ऑफ पर्सन इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि वहां पे जो कॉन्टेस्ट है वो एक जज के लिए इंटेंशन शो कर रहा है अपनी। ऐसे ही पर्सन में कंपनी इंक्लूड है, बॉडी ऑफ एसोसिएशन इंक्लूड है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वहां पे वो पर्टिकुलर जो पर्सन वर्ड यूज हो रहा है, अगर मान के चलो किसी कंपनी के लिए यूज हो रहा है, तो आप कंपनी समझेंगे, वहां पर्सन के लिए कोई ही या कोई ह्यूमन बीइंग नहीं समझेंगे। ऐसे ही मान के चलो कोई कहीं पे पर्सन किसी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज हो रहा है, तो आप वहां पे बॉडी ऑफ एसोसिएशन नहीं समझेंगे, कंपनी नहीं समझेंगे। वहां पे जो हमारा जो ये कॉन्टेस्ट है वो क्या अपेयर कर रहा है, वो क्या प्रतीत करा रहा है, वो पर्टिकुलर एक ह्यूमन बीइंग के बारे में अपेयर करा रहा है आपको। तो आपको वहां कंपनी नहीं समझनी। बेशक पर्सन में बॉडी ऑफ एसोसिएशन, कंपनी, ये सब इंक्लूड है अगर आप डेफिनेशन देखोगे, पर कंटेस्ट जो है वो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के लिए दिखा रहा है। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। इसका एक एग्जांपल और मैं बता देता हूं आपको। व्हीकल समझ लो, अब व्हीकल वर्ड यूज हुआ है। व्हीकल का मतलब अब आप समझो कि वहां पे पर्टिकुलर क्या है, रोड के मामले में व्हीकल यूज हो रहा है। तो रोड के मामले में व्हीकल यूज हो रहा है, तो वहां पे इंटेंशन क्लियर निकल रही है कि रोड पे जो ट्रांसपोर्टेशन चल रहे हैं, ट्रक, बस, कार, इनकी बात हो रही है। अब यही मान के चलो जल मार्ग की बात हो रही हो, उसके लिए व्हीकल वर्ड यूज हुआ हो, तो इंटेंशन किस चीज की, जल मार्ग में बस तो चलेगी नहीं। तो इस चीज को ऐसे समझना होगा कि इंटेंशन उस समय किस चीज कैसी निकल रही है। तो ये यही कह रहा है कि अगर इंटेंशन कुछ और निकल रही हो ना, तो इलीगल ओमिशन इंक्लूड मत करना। तो एक्ट में इलीगल ओमिशन इंक्लूड नहीं है, अदरवाइज है प्रत्येक पार्ट में। अब यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं बता देता हूं आपको। वो मैं ये बता देता हूं कि मेरे से किसी ने कमेंट में पूछा था एक क्वेश्चन, और इसी सेक्शन से वो रिलेटेड है, ये चीज आ गई है सामने, तो बता देता हूं कि
सर डेफिनेशन किसी शब्द की अगर नहीं लिखी है उस लॉ में तो कहां से ढूंढेंगे कि उस लॉ में डेफिनेशन नहीं लिखी। जनरली क्या होता है, पहले डेफिनेशन में बता देते हैं, नहीं बताते हैं तो उसमें ये लिख देते हैं कि इस सेक्शन के लिए जो ये शब्द है इसकी मीनिंग आप वही लेंगे जो हमने उस लॉ में डिफाइन कर दी है। अब वहां भी डिफाइन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जनरल क्लॉज एक्ट 1897 को देखना है। और जनरल क्लॉज एक्ट में ऑलरेडी बता रहा हूं, अनलेस द कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ही रहेगा। वहां पे आशय क्या निकल रहा, पहले तो आपको वही देखना है, बेशक डिफाइन है। ऐसे ही जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में भी डेफिनेशन कुछ भी दी हो, पर आपको कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख के ही, उसके ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के ही, उसकी इंटेंशन को ध्यान में रखकर ही उसका मतलब निकालना है। तो मैंने ये चीज बताई, पहले तो उसकी डेफिनेशन खुद उस एक्ट में दी गई होगी, अगर नहीं है तो जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में देखनी है। अगर जनरल क्लॉजेस एक्ट 18 और 97 में भी अगर डिफाइन नहीं है फिर क्या करोगे, तो फिर हम ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग निकालते हैं। और ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग भी निकालते हैं, इस पे भी वही रूल लागू होता है कि आपके इंटेंशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि व्हीकल की एक नॉर्मल अगर बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट वाली बात आती है, पर अगर मान लो मैंने बताया था वाटरवेज के लिए अगर व्हीकल वर्ड यूज हुआ है तो कौन सी चीजें आ जाएंगी, शिप एंड ऑल आ जाएंगे, तो यहाँ पे व्हीकल का मतलब उससे हो जाएगा। तो आपको डिक्शनरी यूज करनी है, पर इंटेंशन, ऑब्जेक्ट और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही निकालना है। तो मैं बता दिया, पहली चीज उस एक्ट में ही होगा, एक्ट में नहीं है तो जनरल क्लॉजेस एक्ट में देख लो, वहां भी नहीं है तो डिक्शनरी में देख लो, पर तीनों में सब्जेक्ट टू दी क्या होगा, कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपियर फ्रॉम दी कॉन्टेक्स्ट, अनलेस वर्ड यूज होगा इसमें। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद भी अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो आवश्यकता पड़ने पे आप जुडिशियल प्रेसिडेंस भी देख सकते हैं, कोई क्या किसी जजमेंट में ये वर्ड डिफाइन है तो वहां से भी मीनिंग निकाला जा सकता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जो वर्ड डिफाइन नहीं है कहीं उसको कैसे निकालते हैं, पर अनलेस द कॉन्ट्ररी अपियर इंटेंशन अपियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट से ऑलवेज याद रखना है इसके ऑब्जेक्ट को, कि वहां पे इंटेंशन क्या है, वहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पज क्या है। पर्पज वहां पे अगर मान के चलो ह्यूमन के लिए कोई लॉ बनाया गया है, ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ बनाया गया है, तो आप वहां पर्सन में कंपनी इंक्लूड नहीं करेंगे, एसोसिएशन ऑफ बॉडी इंक्लूड नहीं करेंगे, वहां पर्सन का मतलब ह्यूमन से होगा। ठीक है, तो ऐसे ही मान के चलो कोई ही लिखा है, अब वो ही के मान के चलो कोई एक्ट मेल के लिए बना है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों के लिए बनाया हुआ है, तो वहां पे ही का मतलब आप तीनों निकाल लेंगे, कि ये नहीं निकाल लेंगे जनरल मीनिंग ही का मतलब तो मैन ही होता है, सी का मतलब वुमेन होता है, तो वहां पे ही का मतलब मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों हो जाएंगे। तो ये था। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।